नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं आप सभी का वेलकम बैक करता हूं इस सीरीज़ में। देखिए, ये जो सीरीज़ थी अभी कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी। कुछ कारणवश था, इस वजह से नहीं हो पाई थी। अब इसको हम डेली के डेली करना स्टार्ट करेंगे जब तक कि इसमें आपके पूरे क्वेश्चंस नहीं हो जाते। ये क्वेश्चंस को क्या है, हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 PYQs डेली होंगे। अभी हिस्ट्री के चल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का मुझे लगता है हो जाएंगी कम से कम 50 के समथिंग जो क्लास हो जाएंगी, तो उसमें हम सारा का सारा कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे। फिर जैसे ही हमारे यहाँ एक चीज़ और है, हिस्ट्री के बाद में हम पॉलिटी की ले लेंगे। पॉलिटी की कम से कम 50 क्लास तो होंगी, पॉलिटी की भी सेम 50 क्लास के समथिंग हो जाएंगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे क्या है इसमें बढ़ाते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में भी हम पॉलिटी की लगा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जो बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न है इसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइन से सारे के सारे प्रश्न ले लिए जा रहे हैं। अगर वो डबल भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? हुज अचीवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस? फर्स्ट हर्ष, सेकंड अशोका, सी समुद्रगुप्त और डी विक्रमादित्य। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें क्या है, आपका सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, आपका है 335 से लेकर के आपका 375 ईस्वी तक का क्या था आपका, जो आपके समुद्रगुप्त हैं उनका शासनकाल था। ठीक है ना। अब इसमें जो है जितने भी शिलालेख हैं, इसमें उनके पूरे के पूरे बहुत अच्छे तरीके से पूरी की पूरी उनकी लाइफ के बारे में जो अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं उनका लोखा जोखा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो है इसकी जो रचना की थी वो हरिशेन ने की थी। किसने? हरिशेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो इलाहाबाद पिलर है इसकी जो रचना करी थी वो हरिशेन ने करी थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, आपकी पद्यात्मक और गद्यात्मक, पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। मतलब आपकी कविता और बड़े बड़े चैप्टर्स जो होते हैं उसमें वो दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है। अभी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। जो हमारी माननीय दीदी हैं ओम कश्यप, क्या नाम है, अंजना ओम कश्यप, बहुत ही भाई हिसाब से नाम लेना पड़ेगा। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रखा है। उनका जो काम है हमेशा क्या है, सरकार की चाटुकारिता बोलते हैं उसको, मतलब चाटने का काम है। लेकिन अब तुम टीचर्स पे भी बोलना स्टार्ट कर दियो, ये थोड़ी गलत बात है। हाँ, कोई बात नहीं, बोल दिया। अब देखिए उनका काम क्या है, हर जगह पर एकदम बहुत बेकार तरीके से हर चीज़ों को दिखाने का। ठीक है, वो अपना काम पूरे तरीके से कर रही हैं, अच्छी बात है, करने दीजिए, अच्छी बात है। ठीक है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो औरत है ये कभी किसी टीचर से तो पढ़ी होगी ना, कम से कम उसकी तो इज्जत रख लेती। पता नहीं क्या है, पूरी की पूरी बेवकूफ़ औरत है एकदम से। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखी गई थी। अभी मैंने पूछा था, हरिशेन ने लिखी थी। हरिशेन ने इलाहाबाद पिलर में जो बात करी थी हरिशेन ने लिखी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया, और किसके बारे में लिखी गई थी, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ये पिलर है वो संस्कृत भाषा में है। किसमें? संस्कृत भाषा में। और इसकी जो शैली है वो चंपू शैली है। कैसी शैली है?
चंपू शैली है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इन विच पिलर इंस्क्रिप्शन आर अचीवमेंट्स आर समुद्रगुप्त रिकॉर्डेड, हु was known as the Napoleon of India for his conquests? सूर्य स्तंभ सन पिलर, विजय स्तंभ विक्ट्री पिलर, लोह स्तंभ आयरन पिलर, इलाहाबाद स्तंभ इलाहाबाद पिलर। अब इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है बताइए? तो सभी को पता है इलाहाबाद पिलर इज़ द राइट आंसर। इलाहाबाद पिलर में ही क्या है, इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना हरिसेन नामक व्यक्ति ने की थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ और नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्टा एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता रूलर? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो देख लीजिए सही आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये वाला, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो खुद एक विद्वान व्यक्ति थे, वो ऑलरेडी विद्वान थे, इसी वजह से भैया वो विद्वान लोगों की क्या करते थे, क्या बोल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, रेस्पेक्ट करते थे। क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट और कालिदास इन्हीं के क्या थे भाई, राज दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, इस ध्यान को ध्यान रखिएगा। और गुप्त काल में ही क्या है, आर्यभट्ट जो थे, जो कि भाई सब लोग जानते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धियां दी हैं, आपको पता ही है। ठीक है, जिन्होंने दशमलव की खोज की थी, आपको पता ही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा और प्राचीनतम संदर्भ मिलते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज ओल्डेस्ट रेफरेंस ऑफ द सती सिस्टम फाउंड? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरन शिलालेख, पुलकेश सेकंड का एल्होइक स्थित शिलालेख, या स्कंदगुप्त का भितरी शिलालेख। इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। आपका जो है भानुगुप्त का एरन जो शिलालेख है, उसमें इसके आपको काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो सती प्रथा है वो एक प्राचीनतम प्रथा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो सती प्रथा के बारे में जो है वो करीब जो लिखा गया था, वो करीब मान के चलिए 500 के अप्रॉक्स लिखा गया था। ठीक है ना, इस जो शिलालेख की बात कर रहे हैं, ये वाला जो शिलालेख है, ये 500 के समथिंग लिखा हुआ, 510 या 520 के समथिंग, इतना ही है, अप्रॉक्स मान लीजिए 500 के समथिंग लिखा गया, 500 ईस्वी और लिख लीजिए ईस्वी के समथिंग लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां, प्राथमिक हूण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? When did the first Huna invasion take place? 1385 मतलब
58, 458, 558, 658। तो आपको इसमें से बताना है, तो ध्यान रखिएगा 458 इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए भारत में जो हूणों का आक्रमण हुआ था वो 458 में हुआ था, ठीक है, एडी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस टाइम पर किसका शासनकाल था? वो स्कंदगुप्त का था। किसका शासनकाल था भाई? स्कंदगुप्त का शासनकाल था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हूण जो है वो स्कंदगुप्त से बहुत बुरे तरीके से क्या हुआ गए थे? पराजित हो गए थे। भाई स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत अच्छे तरीके से पराजित कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट डैश थे? द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड एम्परर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी वॉज डैश? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, बिंबिसार, अशोक। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, विष्णुगुप्त इज द राइट आंसर। विष्णुगुप्त क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। जो विष्णुगुप्त था वही क्या था? अंतिम स्वीकृत सम्राट था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये किसका बेटा था? इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये कुमारगुप्त थर्ड का बेटा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? विच एम्पायर इज कंसिडर द गोल्डन एज ऑफ हिंदुज्म? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गुप्ता काल को ही क्या बोला जाता था? हिंदू का बोला जाता। ध्यान रखिएगा, जो गुप्ता काल था उसमें ही जो हिंदू काल था, मतलब हिंदुत्व का जो स्वर्ण युग था वो गुप्ता गुप्ता युग को ही कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है, एक मिनट तो मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए। इसी काल में क्या है, जो भारतीय संस्कृति थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रत्येक क्षेत्र में, इसकी प्रत्येक जो हिंदुओं के लिए जो भारतीय संस्कृति मानी जाती है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या किया गया था? पूरा का पूरा क्या माना था भैया? मतलब उनको प्रगति के रूप में दिया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। भारतीय संस्कृति का विकास किया गया था, कहने का मतलब ये है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये स्वर्ण युग मानते हैं ना, स्वर्ण युग को एक नाम से और जानते हैं, क्लासिक युग, क्लासिकल युग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी क्लासिकल युग रखा जाए तो मान के चलिए जाएगा स्वर्ण युग का नाम ही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, भारत के इतिहास में किस शासन काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाए? गोल्डन एज की बात कर रहा है भाई, सबको पता है, अभी बताया था गुप्ता एम्पायर को सॉरी। चलिए नेक्स्ट, गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल करने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था? देखिए सीधी सी बात है, जो आप जो खेतों में जो हल चलाते हैं ना, उसके ऊपर भी इन लोगों ने टैक्स लगाया था, ठीक है, उस टैक्स का नाम आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है। द गुप्ता रूलर एक्सपोज्ड द फाइन नेम डैश विच वॉज द प्लो टैक्स पेड बाय एवरी कल्विटर ओवनिंग अ फ्लो? मतलब भैया खेत जोतना है तो ये टैक्स देना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो उसका नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, उसका नाम था हलिव कर, हलिव कर, ठीक है, हलिव कर, ए इज द राइट आंसर, हलिव कर इसका नाम था, ठीक है। अब सीधी सी बात ये है कि जो हलिव कर था
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छोड़िए, वो याद नहीं आ रहा है मुझे क्या था। 19वां प्रश्न, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और डैश की बेटी थी। प्रभावती गुप्ता द क्वीन ऑफ द वाकाटका एम्पायर वॉज द डॉटर ऑफ कुबेर नागा एंड डैश क्या था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। वाकाटका साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और डैश की बेटी थी। किसकी बेटी थी कहने का मतलब ये है, ठीक है, बेटी किसकी थी ये बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी वो। ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा जो गुप्ता थी वो प्रभावती जो गुप्ता थी वो चंद्रगुप्तीय द्वितीय की बेटी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो शादी की गई थी वो नरेश रुद्रसेन से की गई थी, ठीक है, नरेश रुद्रसेन द्वितीय जो कि वाकाटका साम्राज्य के क्या थे, रूलर थे, क्या थे, रूलर थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, भारतीय इतिहास में आटविक राज्य को किस रूप में जाना जाता है। इन इंडियन हिस्ट्री द अवाटिक स्टेट वॉज नोन एज वन साम्राज्य, फॉरेस्ट किंगडम, दक्षिण भारतीय राज्य, साउथ इंडियन स्टेट, मुगल शासन, मुगल रूल और गणतांत्रिक राज्य, रिपब्लिक स्टेट। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए, इसका आंसर होगा वन राज्य। देखिए फॉरेस्ट किंगडम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपका आटविक जो राज्य है ये क्या था, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रस्ती में इसका उल्लेख मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वहीं से इसके बारे में पता चलता है, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ये आता कहाँ पर, मतलब इसकी लोकेशन क्या थी, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में इसको देखा गया था। कौन सा, आटविक साम्राज्य की बात कर रहा है उसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रयाग ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। बिहार, केरल, असम, उड़ीसा। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा असम इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है अभी, क्या है, असम के प्रेजेंट के सीएम कौन है, ठीक है, ये आपको आंसर बताना होगा। प्रेजेंट में जो सीएम है उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। कामरूप एक प्राचीन नाम है। बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, असम। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो ध्यान रखिएगा डी इज द राइट आंसर, असम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कामरूप के बारे में बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा इसी को बोलते हैं भैया, ठीक है, मतलब इसी का रूप था, प्राचीन नाम था कामरूप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये अगर आपसे पूछे कि कामरूप, तो नाम तो हमने जान लिया कि ये है, लेकिन ये दिया कहाँ पर गया है ये पूछे तो ध्यान रखिएगा जो प्राण है ना, प्राण आपके जिन प्राणों के लिए बात करते हैं, उन प्राणों में इस राज्य का उल्लेख जो किया गया है वो कामरूप के नाम से किया गया है, बस इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर
जिस उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? द फेमस दशावतार टेम्पल इज गुप्तास पीरियड कंसाइडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पंचायतन एज अ टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड एट। कहाँ पर है? बस इतना बताना है भैया, कहाँ पर है इतना बताना है। पहला है नचला कठुरा, वितरगांव, देवगढ़ और तिगड़वा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ध्यान रखिएगा, देवगढ़ इज द राइट आंसर। देवगढ़ में क्या है? ये मिलता है, ठीक है ना। और ये जो देवगढ़ है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और देवगढ़ जो है वेतवा नदी के किनारे पर है। कौन से? वेतवा नदी। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, देवगढ़ जो है, मतलब जो देवगढ़ है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है और बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। कौन से भगवान को? विष्णु भगवान को समर्पित है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को संकेत किया था। डैश वॉज द इंडियन फिलोसोफर एंड द थियोलॉजियन ड्यूरिंग द अर्ली 8th century who consolidated the doctrine of अद्वैतिक वेदांता। ठीक है, इसके बारे में बात करना है। आदि शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, माधवाचार्य। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट करेंगे आंसर। तो अब जो इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए आपके पास में ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा, हमारा जो है व्हाट्सअप चैनल भी है, आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सअप चैनल। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको व्हाट्सअप मतलब केवल अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए जो भी है। और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में भेज दीजिए, जिससे कि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।